सुप्रभात विद्यार्थियों। श्री चिरंजी लाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, कक्षा षष्ठी से लेकर के द्वादशी तक सहप्रसंग व्याख्या का प्रश्न निरंतर आता है और आगे महाविद्यालय शिक्षा में भी यानी बीए और एमए तक भी ये प्रश्न चलता है। आज पद्य पाठ की सहप्रसंग व्याख्या को अपने किस प्रकार से करते हुए सर्वोच्च अंक प्राप्त करें, यह शिक्षण अपने करेंगे। विद्यार्थियों, पद्य को पद्यांश भी कहते हैं और आप पद्य वाटिका शब्द भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। पद्य वाटिका और 6 अंक का इसका एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि इसके नाम से विदित है, से मीन्स 7, प्रसंगवत मीन्स किससे, यानी प्रसंग सहित सहप्रसंग व्याख्या अपने को करना है। इसका अर्थ आपको यहाँ पर श्याम पट पर लिखित में। अब हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है कि प्रसंग के अंतर्गत हम किस चीज का उल्लेख करें। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में आपको 6 से लेकर के 12 पंक्तियां तक दी जा सकती है। उन पंक्तियों को अपने को प्रसंग में लिखने के लिए ये पंक्तियां किस अध्याय से ली गई है, यानी उस पाठ का नाम, साथ ही साथ जो पंक्तियां प्रश्न पत्र में आई है उनका रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है, कवि है, कवित्री है, जो भी है उनका उल्लेख करना पड़ता है। ये 2 बिंदु पूर्ण होने के पश्चात जो पंक्तियां हमें दी गई है उन पंक्तियों में किस चीज का वर्णन है, यानी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये 3 बातें आपकी प्रसंग के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए कबीर की पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताई। आपको समझाने के लिए ये 2 पंक्तियां मैंने बोली। हम प्रसंग के अंतर्गत इसको कैसे प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य वाटिका। ये शब्द है वो परीक्षक पर अच्छा प्रभाव डालता है। यदि आप पद्यांश लिखें तो भी परीक्षक अंक नहीं काटेगा, परंतु परीक्षक को अधिक प्रभावित करने के लिए आप पद्य वाटिका शब्द का प्रयोग करेंगे तो व्याख्या में नवीनीकरण देखने को मिलेगा। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य वाटिका हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गुरु की महिमा नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार संत कबीर हैं। फिर यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं। अपने 3 बिंदु है वो प्रसंग के अंतर्गत पूर्ण हो गए। इसके बाद में विद्यार्थियों अगला बिंदु आता है व्याख्या। जैसा कि अपनों ने शुरू किया था सह प्रसंग, तो ये सह का काम हुआ यहाँ पर। अब इसके अंतर्गत आगे व्याख्या में चलेंगे। तो मैंने गुरु महिमा की कबीर की 2 पंक्तियां बोली, तो उनका हिंदी अर्थ अपने यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए कबीर दास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए हमें समझाते हैं कि हे मनुष्य, मुझे
भगवान और गुरु दोनों एक साथ यदि दर्शन देते हैं तो मुझे सबसे पहले गुरुजी के चरणों में वंदना करनी चाहिए, अर्थात मैं गुरुजी को प्रणाम सर्वप्रथम करूंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरु ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए भगवान से भी बड़ा है वो गुरुपद सुशोभित है। विद्यार्थियों, ये काल्पनिक 2 पंक्तियां हैं वो कबीर की मैंने आपको बोल करके समझाई है कि व्याख्या के अंतर्गत जो पंक्तियां दी गई है उनका हिंदी अर्थ लिखना होता है। 2 बिंदु सप्रसंग व्याख्या के आपके पूरे हो गए। सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत अंतिम चरण अर्थात अंतिम बिंदु होता है वो समालोचना का होता है। समालोचना के समानार्थी शब्द समीक्षा, मूल्यांकन, टिप्पणी, विशेष, यह भी इसके समानार्थी शब्द हैं। आप जब भी पद्यांश की व्याख्या करें समालोचना शब्द का प्रयोग करते हैं, परीक्षक पर आप अपनी लेखनी से अच्छा प्रभाव छोड़ने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। ऐसा यदि कहें तो शायद ही कोई अतिशयोक्ति होगी। विद्यार्थियों, समालोचना के अंतर्गत अनिवार्य नहीं आप 5 बिंदुओं का उल्लेख करें, आप 4 बिंदुओं का भी उल्लेख कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार है उसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो जाती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बात विद्यार्थियों निश्चित रूप से आप अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लीजिए कि जो भी कविता होगी उसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। यह आप बात प्रत्येक कविता की समीक्षा या समालोचना के अंतर्गत लिखेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। दूसरा बिंदु निश्चित है, भाषा सरल, सुबोध तथा प्रवाहमयी है, वर्णन रोचक तथा प्रभावी ढंग से किया गया है। चौथा है, सुकोमल शब्दावली की सरिता कल कल प्रवाहित हो रही है। विद्यार्थियों, कविता के अंतर्गत यदि सरल, सुबोध और सहजता से युक्त पंक्तियां नहीं होगी तो वह कविता है वो कर्णकटु बन जाएगी। इसलिए रचना करने से पहले कवि अपने शब्दों का चयन सरलता, सुबोधता, सुग्रहिता, पाठक पर अच्छा प्रभाव छोड़े ऐसी पंक्तियों के अंतर्गत अपनी रचना करता है। तो आप यह वाक्य लिख सकेंगे, परीक्षक पर नवीनीकरण का प्रभाव पड़ेगा। कविता है, काव्य है, पद्य है, तो उसकी वाक्य रचना भी प्रशंसनीय होती है। आज का बिंदु विद्यार्थियों अपना सहप्रसंग व्याख्या का पद्य भाग भी था। अगला जो अपना शैक्षणिक सत्र चलेगा उसमें आपको गद्य भाग की समीक्षा के बारे में समझाया जाएगा। आज के इस सत्र के लिए आपका गृह कार्य है पद्य की समीक्षा के बिंदु लिखिए, पद्य की समीक्षा के बिंदु लिखिए। वंदे मातरम।